झंझा सोई तूफान रुका, प्लावन जा रहा कगारों में। जीवित है सबका तेज किंतु अब भी तेरी हुंकारों में। 2 दिन पर्वत का मूल हिला, फिर उतर सिंधु का ज्वार गया, पर सौंप देश के हाथों में वो एक नई तलवार गया। जय हो भारत के नए खड़ग, जय तरुण देश के सेनानी, जय नई आग, जय नई ज्योति, जय नए देश के अभिमानी। स्वागत है आओ काल सर्प के पग पर चढ़ने वालों, स्वागत है आओ हवन कुंड में कूद स्वयं जलने वालों। बीसवीं सदी का प्रारंभिक चरण। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ रहा था। गुलामी की जंजीर तोड़ आजाद होने की चाह भारत में मजबूती पकड़ रही थी। इसी काल में बिहार के सारण जिले में गंगा और सरयू नदी के 2 आप संगम स्थली सिताब दियारा, जहां 11 अक्टूबर 1902 विजयदशमी के दिन एक मध्यम वर्गीय गृहस्थ परिवार बाबू हरसुदयाल और फूलवती देवी के घर एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया जयप्रकाश। जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के पाठशाला में हुई। सन 1919 में पटना कॉलेजिएट स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिकुलेशन पास कर आगे की पढ़ाई के लिए पटना कॉलेज में आईएससी में दाखिला लिया। 20 का दशक, होम रूल संबंधी आंदोलन शुरू हुआ। जयप्रकाश उसमें सक्रिय हो गए। रॉलेट एक्ट पर विरोध और उस पर जालियांवाला बाग नरसंहार ने जन आक्रोश को और तेज कर दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिया। पटना कॉलेज के मेधावी छात्रों की अगुवाई करते जयप्रकाश कॉलेज का बहिष्कार कर बापू के आंदोलन में कूद पड़े। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय भावना से सदाकत आश्रम में स्थापित बिहार विद्यापीठ से आईएससी की पढ़ाई पूरी की। तभी बापू के निकटतम सहयोगी और बिहार के नामी वकील बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती से जयप्रकाश जी का विवाह हुआ। जयप्रकाश जी आगे की पढ़ाई के लिए 16 मई 1922 को अमेरिका के लिए चल पड़े। अमेरिका गए पढ़ने के लिए। वहाँ जो उनका अनुभव हुआ उसका भी छाप जयप्रकाश नारायण के उनके कार्यशैली पर, जीवन पद्धति पर, उनके दर्शन पर भी पड़ा। वहाँ जाने के बाद वो वहाँ के खर्च को भी वहन नहीं करने के कारण उन्होंने जगह जगह खेतों, खलिहानों, होटलों आदि में काम किया और वहीं उनका उस तरह के जीवन बिताने वालों के जीवन से उनका साक्षात्कार हुआ। और वहाँ से लौट करके आने के वहीं पर उनकी बुनियाद पड़ गई थी कि मार्क्सवाद का अध्ययन उन्होंने बहुत ज़ोर से किया। गड्डास कैपिटल का भी अध्ययन पूरा किया। एक कट्टर मार्क्सवादी बना, बल्कि यूँ कहिए कि एक कट्टर कम्युनिस्ट बना। और उसी हैसियत से मैं
विचार की हैसियत, उसी विचार को लेकर के मैं भारत लौटा। सन 29 के शायद नवंबर के आखिर में आया था और दिसंबर में लाहौर में कांग्रेस का सेशन था। तो वहाँ जब मैं गया, वहाँ जवाहरलाल जी से मेरी मुलाकात हुई और यूँ ही बातचीत में उन्होंने कहा कि तुम चले आओ। मैं वहाँ गया उनके दफ्तर में लेबर सेक्रेटरी होकर, लेबर डिपार्टमेंट के चार्ज में। तो वहाँ उनके साथ कुछ दिन काम किया, फिर 30 का आंदोलन शुरू हो गया। सितंबर 1929 मां की बीमारी से व्याकुल जयप्रकाश एक भारतीय मित्र के सहयोग से भारत लौटे। 1930 में जेपी कांग्रेस के मजदूर विभाग के प्रभारी बनाए गए और 1932 में कांग्रेस के महासचिव। अपने संगठनात्मक कुशलता और कार्य दक्षता से शीघ्र ही उनकी गणना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होने लगी। जयप्रकाश जी के क्रांतिकारी विचारों और संघर्ष के फौलादी इरादों से ब्रिटिश शासक भयक्रांत थे। उन्नीस सौ 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होते ही गांधी, नेहरू और अन्य संपूर्ण कांग्रेसी नेता कैद कर लिए गए। तब जयप्रकाश जी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर स्वतंत्रता संग्राम का सफल नेतृत्व किया। अंततः उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक जेल में भेजा गया। कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। हिंदुस्तान लौटने के बाद जेपी की और उनके दूसरे साथियों की चिंता थी कि राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को कितना व्यापक बनाया जाए ताकि इसमें किसान, मजदूर, आम जनता सक्रिय रूप से शिरकत कर सके। वैसे उस आंदोलन के पहले भी लोग, कुछ कम्युनिस्ट चाहे कुछ समाजवादी लोग, कहीं कहीं छिटपुट, कहीं वर्ग संघर्ष, कहीं वर्ग संगठन चला रहे थे। लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बनने के बाद उस सारे वर्ग संगठनों को समाजवादियों ने कांग्रेस के आंदोलन के साथ जोड़ करके इतना बड़ा व्यापक स्वरूप दे दिया राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को कि जिसका ये एक्सप्रेशन कहिए वो बाद के हुए राष्ट्रीय आंदोलनों में साफ नजर आता है। जयप्रकाश एक ओर समाजवादी क्रांति व वर्ग संघर्ष तो दूसरी ओर महात्मा गांधी की अहिंसा, लक्ष्य व साधन की एक रूपी पवित्रता, इन दोनों विचारधाराओं के संगम थे। वे निरंतरता के राही थे, एक विचारक, शोधकर्ता के साथ साथ प्रयोगवादी भी। संघर्ष के प्रवाह को जहां अवरुद्ध होते पाया, उसे दूर कर नया रास्ता बनाते लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बढ़ते रहे। सन 40 में जयप्रकाश जी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में पकड़े गए और देश के सभी क्रांतिकारियों को एक जगह देवली कैंप में रख दिया गया, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल इसके फौज के चारों तरफ फौज, बीच में ये थी, वो बैरक था फौजों का, उसमें इनको बंद करके रखा गया। लेकिन जयप्रकाश जी की बहुत पैनी दृष्टि थी। वो जैसे लड़ाई शुरू हुई थी, उसी वक्त से इनके दिमाग में था कि इसका स्वरूप, ये विश्व युद्ध का स्वरूप बढ़ेगा
और यही मौका है हिंदुस्तान के स्वराज के लिए भी। इसलिए वो जानते थे कि इसका असर होगा, इसमें से क्रांति निकल सकती है। ये उनका मार्क्सिस्ट उनका जो विश्लेषण था, उसके आधार पर वो बनाते थे किस तरह की क्रांतिकारी परिस्थिति बन रही है और इसके लिए क्रांतिकारी तैयारी होनी ज़रूरी है। तो वो बाहर जेल के बाहर नहीं थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर छटपटा रहे थे। उन्होंने कोशिश किया कि यहाँ से अपने दोस्तों को किताबों के बीच में कुछ चिट्ठी रख करके कुछ करके कार्यक्रम देते रहे। वो एक ऐसा ही कार्यक्रम देते वक्त उनकी पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी जी जब उनसे मिलने गई तो उनको चाहते थे कि वो लेके जाएं। वो थी गांधीवादी, उनको पहले वो हिचकिचा रही थी कि हम इसको लें कि नहीं लें। इसी बीच सीआईडी वालों ने देख लिया और उस चिट्ठी को पकड़ करके सरकार, जो चिट्ठी पकड़ी गई तो हिंदुस्तान की सरकार ने उसको बड़ा उछाला। और गांधी जी का ही कांग्रेस के लोग हैं, गांधी जी भी इनको मानते हैं। जयप्रकाश जी का प्लान है सशस्त्र क्रांति का, और उस क्रांति का जितने चिट्ठी में सब चीज़ें थी वो उन्होंने अखबारों में छपवा दी। नतीजा हुआ कि अब हिंदुस्तान के नेशनल प्रेस में भी, हिंदुस्तान टाइम्स हो, यहाँ हमारे यहाँ बिहार में सर्च लाइट हो, सबके संपादकीय में आया ये जयप्रकाश गांधी के लाइन से अलग होकर के ये तो रिवॉल्यूशन क्रांति, सशस्त्र क्रांति की बात कर रहे हैं। सरकार ने इसको काफ़ी उछाला। इवन वाइसराय की तरफ से भी इसको बढ़ा चढ़ा करके कंडेम किया गया जयप्रकाश जी पर। तब गांधी जी ने इतना माने विरोध होने के बाद भी, उनसे घोर मतभेद होने के बाद भी, गांधी जैसा महान पुरुष, वही अकेले गांधी ने कहा कि उस सरकार को, उस वाइसराय को जयप्रकाश के वायलेंस को, उसकी भर्त्सना करने का, उसको कंडेम करने का अख्तियार नहीं है, जो सरकार वायलेंस के आधार पर ही जिसका साम्राज्य टिका हुआ है। कर्तव्य और दायित्व में विश्वास रखने वाले जयप्रकाश कभी अतिवादी नहीं रहे। वे काल प्रवर्तक थे। सन 1942 पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा भारत मुक्ति के लिए कशमकश कर रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो के हुंकार के साथ देशव्यापी आंदोलन चल पड़ा। सभी राष्ट्रीय नेता कैद कर लिए गए। लगा नेतृत्व विहीन आंदोलन असफल हो जाएगा। विदेशी शासक के हौसले बढ़ने लगे। तभी बिहार के हजारीबाग जेल में अस्वस्थ और सैटिका के कारण चलने में असमर्थ जयप्रकाश ने एक दुस्साहसी कदम उठाया। प्रवाह को चीरकर राह बनाने का पुरुषार्थ जो था उनमें। 9 नवंबर 1942 दीपावली की रात अपने 5 साथियों के साथ जेल की दीवार लांघकर निकल पड़े। देश अचंभित था, अंग्रेजी सरकार परेशान। जब ये अगस्त आंदोलन शुरू हुआ, उसके पहले जिस वार्ड में थे नज़रबंदी कैदी लोग थे, उसमें अधिकतर ये कम्युनिस्ट लोग थे। सोशलिस्ट लोग कम ही थे, 10 या 11 सोशलिस्ट थे और नहीं तो बाकी सब कम्युनिस्ट थे। लेकिन जब जनयुद्ध शुरू हुआ तो कम्युनिस्टों ने जब जनयुद्ध का नारा दिया तो लगभग सब कम्युनिस्ट छूट गए, 2-4 को छोड़कर, और तब सिर्फ जो सोशलिस्ट लोग थे वही रह गए थे। आंदोलन के बाद जब आंदोलन की गति धीरे धीरे कुछ धीमी पड़ने लगी, तब जयप्रकाश जी के मन में विचार आया कि हम जेल से बाहर निकलकर कुछ किया जाए। बहुत कम लोग जानते थे कि कब जाना है, क्या करना है। सिर्फ उन्हीं लोगों से वो कहा जाता था वो काम करने के लिए जो ज़रूरी होता था। जैसे उसमें था कि कैसे सिपाहियों को जो पहरे पर
घूमते हैं दीवार के आसपास, उनको कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए 2 जो साथी थे उनको जिम्मा दिया गया, उन लोगों ने उसको निभाया। और जब ये तय हो गया, उन लोगों ने ये समझ लिया कि किस ढंग से कम आधे घंटे तक सिपाही को रोका जा सकता है। ये सब जब तय हो गया तब ये वो ये दिवाली के दिन, वही 9 नवंबर 42 को मैंने जेल से निकलने का तय हुआ। लेकिन अब जेल से जो निकलने वाले लोग थे वो सब करीब बाहर के लोग थे। बाहर के मतलब हजारीबाग की, जिसकी भौगोलिक स्थिति की जिनको जानकारी नहीं थी, ऐसे लोग थे। इसके लिए उस समय जेल में कांग्रेस के एक नेता थे कृष्ण वल्लभ बाबू, उनसे संपर्क किया गया कि वो एक ऐसा आदमी दें हजारीबाग का जो हजारीबाग शहर से इन लोगों को निकाल सके, रास्ता बता सके अंधेरी रात में। तो वो कृष्ण वल्लभ बाबू ने वो काम किया। जो कांग्रेस के एक मंत्री थे शालिग्राम सिंह, उनको उन्होंने दिया। 3 बजे के करीब उन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि आज ही जाने का विचार है, तो आपके जिम्मे ये काम है कि जो जिस वार्ड में हम लोग रहते थे उसमें एक जयप्रकाश जी थे, एक हम थे और एक वो जोगिंदर शुक्ल थे और एक थे वो डॉक्टर जद्दू गोपाल मुखर्जी। और एक उसी दिन संजोग से पटना जेल से पहुंच गए थे एक डॉक्टर, वो हैं नारायण चंद्र लाहिरी, वो उसी दिन आ गए थे 9 को। तब उनको अब कहाँ रखा जाए, पहले उस वार्ड में थे तो उसी वार्ड में रख दिया गया। अब ऐसा हो गया कि 4 आदमी थे उसमें, और उसमें 2 को भागना ही था, अब 2 आदमी रह जाते थे। तो इनको कहा गया कि अब हमसे कहा गया कि आप उसमें सो जाइएगा हमारे माने बिस्तर पर, और इन दोनों को जब हम लोग निकल जाएंगे तब बताइएगा कि ये लोग चले गए हैं। वो जब चले गए, निकल गए, उसके बाद उनको बता दिया कि अब वैसे चले गए हैं, जेल बंद करने आएगा तो आप लोग कुछ बोलिएगा मत, आप लोग कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बैठे रहे, वो जेल में चला आया। उस समय इतना नहीं सोचता था कि कोई भागेगा। अपना इशारा किया उसको कि ये बीमार आदमी हैं, कुछ आवाज़ मत कीजिए। वो अपना ताला लगाया, चला गया वो बेचारा। और सवेरे खोल दिया, खोल के तो भीतर गिनता नहीं था। उसी दिन नया सुपरिंटेंडेंट आया था, चार्ज लिया था। तो चार्ज लेने के बाद जो जेल में नेता लोग थे उन लोगों से मिलना चाहता था। और उसी सिलसिले में वो जब इधर जब आया, जिस वार्ड में हम लोग रहते थे उस वार्ड में आया, तो जयप्रकाश जी से मिलना चाहा और पूछा कि कहाँ हैं। हमने कहा कि टहलने गए होंगे या बाहर कहीं गए हैं। बेचारा उसको कुछ ध्यान में नहीं दिया, अपना चला गया राउंड में घूमते जब गया तो देखता रहा कि कहीं मिल जाए। लेकिन जब 2 घंटे के राउंड में उसको कहीं वो नहीं मिले तो फिर आया, समझा कि आए होंगे। जब आया तो पूछा कि कहाँ हैं। हम कहले अभी तो नहीं आए हैं, पता नहीं उधर ही कहीं होंगे। उसके बाद उसको संदेह हो गया। गिनती में तो 6 घट गया, लेकिन सीट 5 ही खाली मिला। 5 का तो पता चला गया कि जयप्रकाश जी और ये रामनंदन मिश्र, जोगिंदर शुक्ल और एक गुलाब चंद गुप्ता था और सूरज बाबू। इन लोगों का तो पता चला गया कि ये 5 आदमी नहीं हैं। लेकिन एक आदमी कौन नहीं है इसका पता नहीं चला शाम तक, माने दूसरे दिन तक 12 बजे के बाद जाके ये पता चला कि ये नहीं है जेल में। स्वराज का स्वप्न लिए जयप्रकाश भूमिगत रह आंदोलन की डोर को चुस्त किया। जन आंदोलन ने शीघ्र ही जन क्रांति का रूप ले लिया। अगस्त क्रांति भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय बन गया। लेकिन अंततः 1943 को लाहौर के निकट रेलगाड़ी में सफर करते पकड़े गए। सन 1946 के अप्रैल महीने में जेपी रिहा किए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अगस्त क्रांति का अग्रदूत कहकर सम्मानित किया। मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, वाणी में हुंकार लिए, मन से उतार कर हाथों में निज स्वप्नों का संसार लिए। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये
नख्त अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। कहते हैं उसको जय प्रकाश, जो नहीं मरण से डरता है। ज्वाला को बुझते देख कुंड में, स्वयं कूद जो पड़ता है जय प्रकाश वो जो कि पंगु का चरण मुख की भाषा है जय प्रकाश वो टिकी हुई जिस पर स्वदेश की आशा है जय प्रकाश वो जो ना कभी सीमित रह सकता घेरे में, अपनी मशाल को जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में। हाँ, जय प्रकाश नाम है समय का, करवट का, अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के दावों से भरी हुई तरुणाई का। है जय प्रकाश वो नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। वो सुनो भविष्य पुकार रहा, वो दलित देश का त्राता है, सपनों का दृष्टा जय प्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। राष्ट्र में परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। जिस स्वराज और परिवर्तन की चाह देशवासियों ने की, उस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन न पाकर जेपी व्याकुल हो उठी। पंडित नेहरू के निरंतर प्रयास और आग्रह के बावजूद जेपी ने स्वयं को राजकीय सत्ता से अलग रखा। उन्हें लगा सर्वोदय आंदोलन के मार्फत महात्मा गांधी के स्वप्नों के अनुरूप भारतीय समाज का पुनर्निर्माण सरल है और वे सक्रिय राजनीति से अलग हो सर्वोदय के लिए अपना सर्वस्व दान दे दिया। वे पंचायती राज और ग्राम स्वराज के सबल पक्षधर थे। जेपी एक दूरदृष्टा थे। उनका सारा जीवन मुख्य धारा से अलग चलकर और अलोकप्रियता का जोखिम उठाते हुए भी कठोर सत्य बोलने से कभी नहीं डरे। नागालैंड या उत्तर पूर्व की समस्या हो या तिब्बत की आजादी का सवाल या फिर नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाली कांग्रेस का संघर्ष या जम्मू कश्मीर के प्रशासन में वहां के निवासियों के खुली भागीदारी की आलोचना की परवाह नहीं करते जयप्रकाश ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन समस्याओं पर समय रहते आवाज उठाई और इस दिशा में कार्य किया। संघर्षरत अपने जीवन काल में जयप्रकाश ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किया। 1970 में मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड में उभरे नक्सलवादी गतिविधियों में शामिल 9 युवकों को शांति के राह पर लाने तथा चंबल के 425 बागियों का आत्मसमर्पण इतिहास की यादगार घटनाएं हैं। जेपी का विश्वास था कि किसी समस्या का निदान रक्तपात या हिंसा से नहीं बल्कि सामाजिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन करके ही अपराधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है। जेपी समाज को एक परिवार के रूप में देखते थे। उनकी दृष्टि में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान में समानता सर्वोपरि थी, जिसके लिए वे सदा संघर्षशील रहे। 1974 सत्ता में आई गिरावट, फैलते भ्रष्टाचार, चरमराती लोकतांत्रिक व्यवस्था से जेपी बहुत व्याकुल थे। 72 साल की आयु, अस्वस्थ शरीर के बावजूद जेपी ने एक बार फिर आजाद भारत में संघर्ष की अगुवाई की। जवान विद्यार्थियों के आंदोलन की चिंगारी दानों की तरह पूरे देश में फैल गई। व्यक्ति की स्वतंत्रता रौंदी जाने लगी। लोकतंत्र के नाम पर अधिनायकवाद अंकुरित होने लगा। यह आवश्यक नहीं है कि जनता का चुना हुआ कोई प्रतिनिधि अपने कार्यकाल की अवधि पूरी होने तक अपने पद पर बना ही रहे। प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, भ्रष्टाचारी, दमनकारी और अक्षम हो जाती है, तब मतदाताओं को यानी जनता को
यह अधिकार है कि वह उनके इस्तीफे की मांग करे। समाज का परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, ये सब इसमें आ जाता है। तो इसलिए संपूर्ण क्रांति ही इसका उद्देश्य है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जेपी पर आजाद भारत की पुलिस ने डंडों का प्रहार किया। चोट खाकर वो गिर पड़े। दमन का हर चक्र शुरू हो गया। जेपी को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। देश पर आपातकाल लगा दिया गया। अस्वस्थ जेपी को नजरबंदी ने अत्यधिक बीमार कर दिया। स्वतंत्र भारत के जेल की यातनाओं ने जेपी के दोनों गुर्दों की आहुति ले ली। गंभीर स्थिति में उन्हें मुक्त कर दिया गया। राष्ट्रव्यापी दबाव के बाद विवश कांग्रेस सरकार ने आपातकाल को समाप्त कर दिया। जेपी ने संघर्ष में शामिल सभी राजनीतिक दलों को एकीकृत कर एक नई पार्टी का गठन कराया। देश में आम चुनाव हुए। जनसाधारण ने जेपी की अगुवाई में अपने जनतांत्रिक अधिकार को पहचाना। जन शक्ति की एकजुटता ने अधिनायकवाद को शिकस्त दी। नई सरकार को सत्ता सौंपी। जनता पार्टी की भारी विजय हुई। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। अनवरत संघर्षरत रहते जेपी अपने जीवन के इस अंतिम लड़ाई में काफी थक चुके थे। देश में लोकतंत्र को तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन संपूर्ण क्रांति का सपना अधूरा ही रह गया। जीवन में सबको परास्त कर देने वाले जेपी बीमारी से उबर नहीं सके और अंततः 8 अक्टूबर 1979 को लोकनायक जयप्रकाश ने सदा के लिए आंखें मूंद ली।